दिन के 10 बज चुके थे। जसपाल सिंह, अनुजीत और बलबीर सिंह पेंच तीनों ही ओगी पिंड की पुलिस चौकी जा पहुंचे। थाने में इंस्पेक्टर मौजूद था। उनकी आमद के बारे में जैसे उसे पता चला, वो अपने ऑफिस से बाहर निकल आया। उन्हें अपने साथ लेकर अपने ऑफिस में बिठाया। देखें जी, हम तो हुक्म के पाबंद हैं। ऊपर से हुक्म हुआ कि आपको गिरफ्तार कर लें। हम गिरफ्तार करने चल पड़े। अब हुक्म ये है कि आपकी बात मानी जाए, सो अब हुक्म करें, हम तो मुलाजिम हैं। उसने यूं मुलायमत से कहा जैसे कोई बात ही ना हुई हो। असल दुख तो यही है ना कि जो काम जिसका है वो नहीं कर रहा, बल्कि अवामी इदारों को अपने मफाद में इस्तेमाल करने के लिए दिन ब दिन बिगाड़ पैदा कर रहा है। अब देखो, हमारे इलाके में कितना गैर कानूनी नशा फरोख्त हो रहा है। कई ऐसे धंधे हैं जिनसे आपकी भी जुगाड़ लगती है, और वो भी खुल्लम खुल्ला सब कर रहे हैं। रह गई बेचारी अवाम जिसके लिए इदारे बने हैं, तो वो तो गई ना बहाड़ में। जसपाल ने बड़े दुखी लहजे में कहा, ओ सर जी, ये कसूर भी तो अवाम ही का है ना। क्यों ऐसे लोगों को चुनते हैं? जब अवाम के हाथ में ताकत है तो वो क्यों नहीं इस्तेमाल करते? इंस्पेक्टर ने कहा, इसमें भी बड़ी खराबियां हैं। बात जहां से भी चलेगी कानून की हाकमियत पर आकर रुकेगी। खैर, बता सकते हो कि यहां से मेरे खिलाफ कौन बंदा है? जसपाल ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, जी मुझसे ना ही पूछे तो अच्छा है। वो भी जोरावर हैं और आप भी। मैं तो यही कहूंगा कि मुझे ऊपर से हुक्म मिला है और उन्होंने इन अफवाहों की बुनियाद पर यह मामला उठाया है कि जो आपके बारे में पूरे इलाके में मशहूर है। उसे तेजी से कहा, कैसी अफवाहें? जसपाल ने पूछा, यही कि आप दहशतगर्द हो। जो भी आपसे दुश्मनी लेता है वो फिर जिंदा नहीं रहता। गैर मुल्की एजेंट और न जाने क्या क्या फैला हुआ है आपके बारे में। उसने बेखौफ अंदाज में कहा तो बलबीर सिंह पंच बोला, अरे इंस्पेक्टर साहब, जो बेचारा अपनी हवेली दोबारा ठीक नहीं करवा सका, जो अपने गांव ही में सुकून से नहीं रह पा रहा, वो क्या दहशतगर्द होगा? खैर, आइंदा कोई ऐसा मामला हो तो पहले मुझे बताओ। मैं इस गांव का पंच हूँ, समझे? अब हम चलते हैं। ओ सरकार, चाय तो पी कर जाएं। बंदा गया है लेने? वो उठते हुए बोला, फिर किसी वक्त सही, बल्कि हम आपको चाय पर बुलाएंगे। जसपाल ने कहा और बाहर निकल गए। जिस वक्त वापस जा रहे थे, उसने फैसला कर लिया था कि वो एक बार सरदार वीर सिंह जी से जरूर बात करेंगे, क्योंकि इससे बात करना जरूरी था। वो तीनों वहीं से सीधे उसी के पास चले गए। उस वक्त वो अपनी हवेली पर नहीं, डेरे पर था। वो इन्हें देखते ही खड़ा हो गया। सरदार जी, आप बैठें। आप हमारे लिए बड़े मोहतरम हैं, क्यों शर्मिंदा करते हैं? जसपाल ने आगे बढ़कर इन्हें कांधों से पकड़कर बिठाते हुए कहा, नहीं पुत्र, मुझे तो तेरे सामने जमीन पर बैठना चाहिए। मैं तुमसे बहुत शर्मिंदा हूँ। सरदार वीर सिंह ने उनसे निगाहें चुराते हुए कहा, ऐसा भी क्या सरदार वीर सिंह, तू क्यों शर्मिंदा है? बलबीर सिंह पंच ने उसकी तरफ देखते हुए कहा, देख, इस लड़के ने मुझ पर भरोसा किया, मेरे साथ चला, मुझे खुद कहा कि अगर सियासत में मुझे हक देना है। लेकिन जोगिंदर और सरिंदर ने अच्छा नहीं किया। मैं जानता हूं उन्होंने क्या किया है। मैंने बहुत रोका उन्हें। उससे भीगे हुए लहजे में कहा, सरदार, वो तेरी मर्जी के खिलाफ कैसे चले गए? बलबीर सिंह पंच ने उससे पूछा, वो मेरे मरने का इंतजार कर रहे हैं। मैं मर जाऊं और वो मेरी जायदाद को आपस में बांट लें। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। उसने बहुत दुख से कहा, सरदार विंग से इतना दुखी ना हो, बैठकर बात करते हैं। हुआ क्या है? बलबीर सिंह पंच ने पूछा। वो सब बैठ गए तो सरदार वीर सिंह ने कहा, वो जवान हो गए हैं, मेरे मुंह बोले बेटे हैं। मैंने काफी से ज्यादा जायदाद उनके नाम लगवा दी है, बाकी भी उन्हीं का था। वो इस इलाके की सियासत पर काबिज होना चाहते हैं। उनके गमान में भी नहीं था कि जसपाल सिंह यूं आ जाएगा और उनके हाबों पर पानी फिर जाएगा। शायद उन्होंने ये सोचा हो कि अनुजीत सिंह की वो बात नहीं बन सकेगी जो वो बनाना चाह रहे हैं। जो भी है, मेरा उनसे इख्तलाफ हुआ है इस बात पर, मगर वो समझते हैं कि उनकी इस इलाके में ज्यादा पहुंच है, वो ज्यादा रसाई रखते हैं, उनका वोट बैंक ज्यादा है, सो उनका दिमाग खराब हो गया है और वो ओछे हथकंडू पर उतर आए हैं। मेरा उन पर कोई बस नहीं। भारी लहजे में बोला। इस पर जसपाल सिंह चंद में खामोश रहा और फिर कहा, आपने बात साफ कही,
آپ سے ہمیں کوئی گلہ نہیں، لیکن کیا آپ انہیں پیغام دے سکتے ہیں میرا؟ بولو بیٹا، اس نے کہا۔ یہی کہ وہ آج شام سے پہلے پہلے آ کر معافی مانگ لے اور کل صبح علاقے بھر کے بڑوں تک یہ پیغام پہنچا دے کہ وہ الیکشن میں حصہ نہیں لیں گے تو بات ختم ہو سکتی ہے۔ میں اسے بھول جاؤں گا، ورنہ نہیں، کیونکہ جب وہ بھاگتے ہیں تو ان کے لیے میدان ایک جیسا ہی ہوتا ہے۔ جسپال نے گہری سنجیدگی سے کہا اور اٹھ گیا۔ بیٹھو بیٹا، بیٹھو تو صحیح، ہم بات کرتے ہیں، میں انہیں سمجھاتا ہوں، کوئی صلح کی راہ نکالتے ہیں۔ سردار ویر سنگھ نے کہا تو جسپال بولا، آپ سے تو اب تعلق رہے گا، یہ ہم چاہیں گے۔ وہ دونوں ہم سے تعلق رکھنا چاہتے ہیں تو جو میں نے کہا ہے وہی کریں، باقی میں خود دیکھ لوں گا۔ یہ کہہ کر وہ کوئی سنے بنا باہر کی طرف چل پڑا۔ بلبیر سنگھ پنچ اور انوجیت بھی اس کے ساتھ چلتے ہوئے گاڑی میں آ بیٹھے۔ ان کے ڈیرے سے نکل کر جب وہ اوگی پنڈ کی طرف جانے کے لیے سڑک پر چڑھے تو ساتھ بیٹھے ہوئے بلبیر سنگھ نے پوچھا، جسپال تو نے بہت سخت بات کر دی، وہ دونوں یہ کبھی نہیں چاہیں گے، وہ تو بڑا دکھی تھا۔ نہیں پنچ صاحب، ایسا نہیں ہے، وہ ویر سنگھ بھی ڈرامہ کر رہا ہے، اس کا یہ لہجہ اور انداز اب صرف ان دونوں کو بچانے کے لیے ہے، کیونکہ یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ وہ دونوں اس ویر سنگھ کی مخالفت میں ایک قدم بھی اٹھا سکیں۔ ان سب کی ملی بھگت ہے۔ جسپال نے ڈرائیونگ کرتے ہوئے سڑک پر دیکھتے ہوئے کہا، تمہیں یہ احساس کیسے ہوا؟ بلبیر سنگھ نے پوچھا۔ اس نے جو باتیں کی ان پر غور کریں، وہ اپنے دکھ نہیں سنا رہا تھا، ان دونوں کی صفائی دے رہا تھا۔ اس نے بالکل ویسا ہی کیا ہے جو میں نے رات شنان سنگھ سے باتیں کر کے سوچا تھا۔ اس نے جواب دیا۔ تم بشنان سنگھ سے ملے تھے؟ انوجیت نے پوچھا۔ ہاں، میں اور ہرپریت وہیں سے شادی والے گھر ہی سے بشنان سنگھ کے گھر چلے گئے تھے۔ میں نے بڑی تفصیل سے بات کی ہے اس کے ساتھ۔ یہ ویر سنگھ دوہری چال چل رہا ہے۔ جسپال نے کہا۔ بہت دکھ ہوا یہ سن کر، بلبیر سنگھ نے تعصب بھرے لہجے میں کہا۔ دکھ تو اس بات کا ہے پنچ صاحب کہ یہ اپنے آپ ہی کو دھوکہ نہیں دے رہے، بلکہ یہ دھرم کے ساتھ بھی کھلواڑ کر رہے ہیں۔ نام دھرم کا لیتے ہیں لیکن قوت اپنے لیے حاصل کرتے ہیں۔ میں نے پورے علاقے میں اس کا زیادہ دھرم کو ماننے والا چنا تھا، مگر وہ کچھ اور ہی نکلا۔ خیر، اب دیکھتا ہوں یہ کرتے کیا ہیں۔ جسپال نے سر جھٹکتے ہوئے کہا۔ ان کے درمیان شاید مزید بات چلتی، تاہم اسی لمحے ہرپریت کی کال آ گئی۔ ان کے گھر کچھ مہمان آئے ہوئے تھے۔ ان میں خاموشی پھیل گئی تھی۔ یہ خاموشی اوگی پنڈ تک ایسے ہی رہی۔ وہ بلبیر سنگھ کو اس کے گھر اتار کر واپس چل پڑے۔ جسپال سنگھ خود پر بہت حد تک قابو پا چکا تھا۔ اس نے سوچ لیا تھا کہ وہ اب سے کھیلے گا۔ وہ گھر پہنچے تو ان کے لام میں بشنان سنگھ کے ساتھ 3 افراد مزید بیٹھے ہوئے تھے۔ وہ گاڑی پورچ میں روکنے کے بعد انہی کی جانب بڑھ گئے۔ ان کی آمد پر وہ چاروں ہی کھڑے ہو گئے تھے۔ ست سری اکال جی، اس نے فتح بلائی تو سب نے بھی ایسے ہی فتح بلا دی تو اس نے کہا، جی بیٹھیں، تشریف رکھیں۔ وہ سب بیٹھ گئے تو بشنان سنگھ نے مسکراتے ہوئے ان کا تعارف کرایا۔ ان میں سے ایک جالندھر کا وکیل تھا اور 2 نکدر سے کاروباری تھے۔ ان تینوں کا تعلق اسی پارٹی سے تھا جس کا بشنان سنگھ ممبر تھا اور پرتاپ سنگھ اس پارٹی کا وزیر تھا۔ وہ غیر سگالی کے طور پر اس کے پاس آئے تھے۔ جسپال کو معلوم تھا کہ وہ کس کے کہنے پر آئے ہیں، پھر بھی ان کی ہانسی اوبگت کی گئی۔ وہ دیر تک ان کے ساتھ بیٹھا گپ شپ لگاتا رہا، یہاں تک کہ وہ تمام تر نیک تمناؤں کا اظہار کر کے چلے گئے۔ انہوں نے اس پر خاصا زور دیا تھا کہ وہ ایک بار چندی گڑھ ضرور جائے۔ اس نے بشنان سنگھ سے طے کر لیا کہ وہ آج کل میں ضرور جاتے ہیں۔ جسپال اپنے کمرے میں چلا گیا۔ وہ فریش ہوا اور ایک کرسی پر آ کر بیٹھ گیا۔ وہ ان تازہ حالات پر سوچنے لگا تھا۔ کچھ دیر سوچتے رہنے کے بعد اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ ایسے میں ہرپریت کمرے میں آ گئی۔ اس نے غور سے جسپال کو دیکھا اور مصنوعی حیرت سے بولی، یہ کیا؟ ابھی تو اچھے بھلے تھے تم۔ اس پر جسپال نے اسے دیکھا اور پھر اسی طرح مسکراتے ہوئے بولا، تمہیں سوچ رہا تھا، اور ظاہر ہے تم ایسی شے ہو جو بندے کو پاگل کر دے۔ رات کی تم تو میرے حواسوں پر چھا گئی ہو۔ اچھا، رات سے حواسوں پر چھائی ہوئی ہو، پہلے کہاں پر چھائی ہوئی تھی؟ اسے شوہی سے پوچھتے ہوئے دوسری کرسی قریب کی اور اس کے سامنے بیٹھ گئی۔ پہلے صرف دماغ پر، اس نے ہنستے ہوئے کہا۔ مطلب ہے میں تمہارے دل میں نہیں ہوں، وہ حسرت آمیز لہجے میں بولی۔
تو فضا ایک دم سے سوگوار سی ہو گئی. چلنے میں وہ خاموش رہی اور پھر تیزی سے اٹھ کر چلی گئی. جسپال اسے حیرت سے دیکھنے لگا کہ یہ تو اچھی بلی تھی، اسے کیا ہوا؟ پھر یہی سوچ کر بیٹھا رہا کہ یہ بھی اس کی کوئی ادا ہوگی، خود ہی مان جائے گی. نیا پیراگراف. اس شام گھر میں میلہ لگا ہوا تھا. کراچی سے سبھی آگے ہوئے تھے. وانیتا کنور ان کے درمیان بیٹھی باتیں ہی کرتی چلی جا رہی تھی. مجھے یوں لگ رہا تھا کہ جیسے وہ کسی ٹی وی ڈرامے کی کسی ایکٹریس سے بات کر رہے تھے. ظاہر ہے انہوں نے اسے اسکرین پر ہی دیکھا تھا، وہ بھی مدھم مدھم. آج وہ ان کے درمیان تھی. میں نے یہی بات کہی تو سلیمان نے ہنستے ہوئے کہا، یہ تم نے ٹھیک کہا. وانیتا کو اگر چہرے سے دیکھو تو یہ انڈین اداکارہ تبو لگتی ہے، اس کے بعد گردن سے نیچے آؤ تو بے واچ والی ہے. اس نے کہنا چاہا تو وانیتا کنور نے خوشگوار انداز میں چیختے ہوئے کہا، خبردار آگے کچھ بولے تو. اس پر سبھی ہنس دیے. کاش ہمارے ساتھ آج اروند سنگھ، رونیت کنور اور گرلین کنور ہوتے، مزہ آ جاتا. فہیم نے کہا، وہ کینیڈا میں ہے، آنے میں وقت لگے گا، اب انہی سے گزارا کرو. گیت نے ہنستے ہوئے کہا. اس دوران ولید کی کال آ گئی. میں نے اسے کاٹ کر سب کو متوجہ کرتے ہوئے کہا، ہمارا ایک نیا دوست ہے ولید احمد، اس نے آپ سب کے لیے ڈنر کا اہتمام کیا ہے اپنے گھر میں. کیا سب لوگ چلنے کے لیے تیار ہو؟ جمال بھائی، وہ تو اس کا چھوٹا سا گھر ہے، وہاں کوئی ایسا ہے ہی نہیں کہ اتنے لوگوں کا بندوبست کرے گا. کھانا باہر سے ہی آئے گا تو کیوں نہ کسی ہوٹل میں. میوش نے شرارت سے کہتے ہوئے باقی بات ادھوری چھوڑ دی. نہیں، ہم ماڈل ٹاؤن کے گھر میں جا رہے ہیں. میں نے بتایا، یہ میوش اسی لیے موٹی ہے کہ اسے کھانے کا بڑا چسکا ہے، بہت کھاتی ہے. زویا نے اس کی طرف دیکھ کر کہا، لیکن تم سے زیادہ فٹ ہوں چپکلی، کبھی دوڑ لگانا میرے ساتھ. یہ بندوبست بھی میں نے کر دیا ہے، چلو وہاں تم لوگوں کے لیے سرپرائز ہے. میں نے کہا اور باہر نکل آیا. میں نے ولید کے نمبر ملائے اور اسے کال کر دی. وہ آنے ہی کے بارے میں پوچھ رہا تھا. 1 گھنٹے بعد ہم وہاں پہنچ گئے. وہ 4 کنال کا ایک بڑا سا بنگلہ تھا. پورچ کے پاس میں دروازے پر ولید کے ساتھ کرنل صاحب کھڑے تھے. ان سے مل کر ہم ڈرائنگ روم میں آ گئے. یہاں کیا سرپرائز ہے؟ میوش نے پوچھا. بیٹا، یہ ہے گیت کا پروڈکشن ہاؤس. نیچے بیسمنٹ میں آپ بیٹھیں گے اور اپنا کام کریں گے. یہاں آپ کا آفس ہوگا. گیت اپنے اسٹاف کے ساتھ لوگوں سے ملاقات کرے گی اور اوپر سب کی رہائش ہوگی. یہ سیکیورٹی کے حساب سے بھی محفوظ بنایا گیا ہے. اور باہر لان جہاں میں نے زویا کے ساتھ دوڑ لگایا کرنی ہے. میوش نے کہا تو سبھی ہنس دیے. یہ بعد میں بھی ہو سکتا تھا، لیکن آج ونیتا کنور ہمارے ساتھ ہے تو اس کے اعزاز میں ایک چھوٹی سی پارٹی میری طرف سے. آؤ، کرنل نے کہا اور چل پڑا. تبھی وانیتا کنور نے مجھے کاندھے سے پکڑا اور پھر گلوگیر سی آواز میں متاثر کن لہجے میں بولی، یار تم سب کیسے ہو؟ ایک پریوار کی طرح. کتنا پیار ہے اور کتنی محبت. دل کرتا ہے یہی رہ جاؤں تو رہ جاؤ، روکا کس نے ہے؟ میں نے کہا تو وہ ایک دم سے وہ اپنی آئی پر آ گئی. اس نے آنکھ مارتے ہوئے کہا، تم وعدہ کرو تو یہی رک جاتی ہوں. باہر ہمارا انتظار ہو رہا ہے. میں نے کہا اور قدم بڑھا دیے تو وہ بڑبڑاتے ہوئے بولی، ڈرپوک. بڑے سارے لان میں یوں اہتمام تھا جیسے کسی کی تقریب ہو. کینڈل لائٹ ڈنر جیسا ماحول بنایا ہوا تھا. ہنسی مذاق میں ڈنر کیا گیا. پھر واپس ڈرائنگ روم میں آ کر بہت ساری باتیں طے ہونے لگی. وہیں سے صبح انہوں نے وانیتا کو سیر کروانے نکلنا تھا، سو میں ان کے پاس سے نکلا اور فارم ہاؤس کی طرف چل دیا. رات کا دوسرا پہر ختم ہونے والا تھا جب میں وہاں پہنچا. وہاں کی ہادمہ نے مجھے میرے لیے محسوس کمرے میں پہنچا دیا. کچھ لیں گے آپ؟ اس نے پوچھا. نہیں، لیکن اماں. میں نے کہا وہ تب سو گئی ہوں گی اور سونی بی بی انہی کے ساتھ ہیں. ہادمہ نے ہولے سے کہا، نہیں میں ابھی نہیں سوئی، تم جاؤ. دروازے پر سونی کھڑی تھی. اس نے ہلکے سبز رنگ کا شلوار سوٹ پہنا ہوا تھا اور سیاہ حجاب میں اس کا چہرہ دمک رہا تھا. ہادمہ خاموشی سے چلی گئی. میں یوں کھڑا ہو گیا جیسے اس کے ٹرانس میں آ گیا ہوں. آؤ، میں نے ہولے سے کہا. اماں تمہارے انتظار میں جاگ رہی ہیں، ان کے پاس چلو. میں آتی ہوں، سونی نے کہا تو میں باہر کی جانب چل پڑا. وہ مجھے کمرے کے سامنے چھوڑ کر چلی گئی. میں اندر داخل ہوا تو اماں بیڈ کی پشت سے ٹیک لگائے بیٹھی تھی. میں نے جاتے ہی ان کے پاؤں چومے اور پھر ان کے ساتھ یوں لپٹ گیا جیسے کوئی سہما ہو بچہ اپنی ماں سے لپٹ جاتا ہے. وہ مجھے ہولے ہولے تھپکنے لگی.
अम्मा तुम जाग रही थी? मैं यूं ही पूछा। मुझे पता था कि तुम जरूर आओगे, उन्होंने इंतहाई शफकत से कहा। मैं तो कल भी जाता नहीं, मैंने कहना चाहा तो वो बोली, बेटा तुम जिस राह पर हो और जिस मुकाम पर हो, तुम्हारा कभी कभी मिल लेना ही बहुत है। ये कहकर उन्होंने बात बदलते हुए कहा, अभी तानी का फोन आया था, वो लोग पहुंच चुके हैं, आराम करके मार्केट से अपने लिए शॉपिंग भी कराए हैं। सारा बहुत खुश थी और शुएब भी। और मुराद तो बहुत ही ज्यादा खुश है, उसे माँ बाप मिल गए हैं। इतने में सोहनी चाय लेकर आ गई। उसने ट्रे बेड पर ही रखा और बेड पर ही आलती पालती मारते हुए बोली, लेकिन एक बात है, तानी यहाँ से जाना नहीं चाहती थी, वो बहुत बदल गई थी। क्या हुआ? मैंने पूछा। उसे यहाँ घर और एक खानदान मिल गया था, वो जाकर वो फिर से अकेली हो जाएगी। मैं जानती हूँ कि सिक्योरिटी के अलावा तुम लोगों ने इससे बड़े काम लेने हैं, इसलिए वो भी नहीं बोल सकी। सोहनी ने कहा, ये तो है, खैर उसे छोड़ो, अपनी बातें करो। मैंने कहा, क्योंकि उसकी बातों का जवाब मेरे पास नहीं था। हम चाय पीते रहे और यूं ही नूरनगर की बातें करते रहे। मैंने यकीन दिलाता रहा कि बहुत जल्द वो वापस नूरनगर चले जाएंगे। चाय पी लेने के बाद सोहनी ने कहा, अब अम्मा को सोने दो। दूसरे लफ्जों में उसने यही कहा था कि आओ, मैंने तुमसे बातें करनी है। मैं उठकर अपने कमरे की जानिब बढ़ गया। उस रात सोहनी से बहुत बातें हुई। मुझे लगा वो अपनी जात के हिसार से निकल आई थी। उसने पूरी तफसील से सारे हालात के बारे में बातें की। नूरनगर में उसने लोगों के लिए क्या कुछ किया, वो क्या करना चाहती है, उसके ख्वाब क्या हैं, ये सब उसने मुझे बताया। मैं सुनता रहा और वो कहती रही। वो जब बात मुझसे पूछती मैं उसे बता देता, यहाँ तक कि रात का तीसरा पहर शुरू हुआ तो वो उठ गई। मैं मजीद 2 दिन तक फार्म हाउस पर रहा। इस दौरान बाहर राबता रहा। वो सभी वानिता कुंवर के साथ सैर सपाटे के लिए निकल गए हुए थे। वो खुश थे। वलीद अपने आबाई शहर चला गया हुआ था। उसका ख्याल था कि वो जो उसके जहन में है वो सब कागज पर उतारेगा, तभी सारे उस पर बात कर सकेंगे। तीसरे दिन की शाम मैं सोहनी के घर चला गया। उस शाम में उस घर में मैं तन्हा था। बहुत अरसे बाद मुझे तन्हाई मिली थी और इस तन्हाई में मुझे लगा कि ये तन्हाई कितनी बड़ी नेमत है। अपने आप से मिलने और अपने बारे में सोचने से क्या कुछ सामने आता है। अक्ल और दिल के दरमियान बैठकर उनकी बहस में क्या कुछ हाथ आता है। ये एक अलग दुनिया है। नया पैराग्राफ। जसपाल और हरीफ चंडीगढ़ एयरपोर्ट से निकलकर बाहर आ चुके थे। वो कल सुबह तक अमृतसर में ही थे। फिर उन्होंने दलबीर सिंह अपने भरपूर तावन की यकीन दिलानी कराई। प्रताप सिंह उनका मुंतजिर था। उसने गाड़ी भेज दी थी जो उन्हें लेकर उसके घर की जानब रवाना होगी। वो ड्राइंग रूम में ही बैठा हुआ था। उन्हें देखकर खड़ा हो गया और बड़े तपाक से मिला। फिर सोफे पर आमने सामने बैठते हुए प्रताप सिंह ने कहा, आपके बारे में सुन सुनकर ही बड़ा इश्तियाक हो गया था कि आपसे मिला जाए। आज आपसे मिल लिया तो बहुत खुशी हो रही है। जी, अगर वो दोनों हमें धोखा न देते तो शायद हम अब तक आपसे मिल ही न पाते। जसपाल बोला, ये सियासत में चलता है। सियासत में आने का मतलब है अपने दुश्मनों में इजाफा करना, जिनके बारे में गुमान भी नहीं होता कि ये दुश्मन हो सकते हैं या वो हमारे दोस्त हैं। वही साजिश कर रहे होते हैं। ये कुर्सी, ये ओहदा बड़ी जालिम चीज है जसपाल सिंह जी। लेकिन अगर इसी ओहदे और कुर्सी का दुरुस्त इस्तेमाल किया जाए तो क्या दोस्तों में इजाफा मुमकिन नहीं है? उसने पूछा, असल में सारा निजाम करप्ट हो चुका है। हर बंदा सिर्फ अपने फायदे के लिए सोचता है, उसे दूसरे से गर्ज नहीं है। आपने धर्म के लिए सब कुछ तेज दिया है, मैं जानता हूं, लेकिन अपनों ही ने, अपनी सिख कौम ने अपने ही धर्म के साथ क्या खिलवाड़ किया है, आप इसके बारे में सोच भी नहीं सकते हो। अगर एक सिख के बारे में समझा जाता है ना कि वो खुददार है, सच्चा है, तो मैं ऐसे सिखों को भी जानता हूँ जो धर्म के नाम पर अपना आप क्या अपने धर्म को भी भेज रहे हैं। उसने दुखी हुए लहजे में कहा, आप ठीक कह रहे हैं। नशे की लहर से जो सिख कौम खत्म हो रही है, उनके हाथ से हथियार फेंकवा दिया गया है, तो ये सिर्फ गैरों की साजिश नहीं, इसमें अपनी भी पूरी तरह मुलविस है। बिकाऊ माल हर कौम में होते हैं,
जसपाल भी काफी हद तक दुखी हो गया। अब वक्त आ गया है कि उन्हीं में से ऐसे लोग पैदा किए जाएं जो निजाम को ठीक करें। अब वक्त जोश का नहीं, होश का है। धर्म के नाम पर सियासत करने वाले मुनाफिकों को बाहर करना है। इसलिए आपकी सियासत में आमद एक अच्छा शगुन है। प्रताप सिंह ने कहा, मुझे उम्मीद है कि मेरा भाई अनुजीत सिंह सियासत में एक अच्छा इजाफा होगा। जसपाल ने उसे यकीन दहानी कराई। कुछ देर तक बातें करने के बाद उन्हें गेस्ट हाउस में भेज दिया, जहां उसके वीआईपी मेहमान ठहरते थे। गेस्ट हाउस में ही पुरतकल्लफ डिनर पर पार्टी के 2 ओहदेदार भी थे। खाने के दौरान बहुत सारी बातें होती रहीं। वो इनके इलाके के बारे में ज्यादा जानते थे। इलाके में कौन लोग ज्यादा अहम हैं, उनके बारे में से अच्छी तरह से ब्रीफ किया गया। रात गए तक उन्होंने एक भरपूर मीटिंग के बाद उन्हें ये इत्मीनान दिलाया कि इलेक्शन में टिकट इन्हें ही मिलेगा अगर वो इलाके में अपना असर और रसूख बनाने में कामयाब हो जाते हैं। जसपाल समझ गया था कि उसे क्या करना है। उन्होंने उसी रात वापस आना था। प्रताप सिंह ने उन्हें चंद दिन रुकने का कहा, लेकिन जसपाल ने ये इंदिया दिया कि अब वो दोबारा आएगा तो पूरे प्रोटोकॉल के साथ ही चंडीगढ़ में दाखिल होगा। उसी रात के आखिरी पहर वो वापस अमृतसर के लिए रवाना हो गए। दोपहर ढल चुकी थी जिस वक्त जसपाल और हरप्रीत वापस ओगी पिंड पहुंचे। अनुजीत को उनकी चंडीगढ़ यात्रा बारे साथ साथ मालूम होता चला गया था। इस वक्त वो निकदौर में था। वो जैसे ही है उसका फोन आ गया कि मैं आ रहा हूँ। इस दौरान अगर कोई बात करने के लिए आ जाए तो उसे टाल दिया जाए। इस वक्त तो ड्राइंग रूम में कुलजीत कुंवर के साथ बैठे थे और ज्योति उनके सामने चाय रखी थी। हरप्रीत ने सोफे पर आलती पालती मारी और चाय का मग हाथ में लेकर पूछा, ये बात उसने क्यों कही? वो तो ये आकर ही बता सकता है। जसपाल ने कहा, नहीं, वो ठीक कह रहा है। तुम दोनों बताकर तो नहीं गए थे ना, लेकिन यहाँ लोगों ने तुम्हारे चंडीगढ़ जाने के बारे में मालूम हो गया था। कुलजीत कुंवर ने कहा, तो फिर? हरप्रीत ने समझने वाले अंदाज में अपनी मां की जानिब देखते हुए पूछा। मतलब जिन लोगों को दिलचस्पी थी उन्होंने पूरी खबर रखी कि वहां चंडीगढ़ में क्या हुआ। कुलजीत कुंवर ने कहा तो जसपाल समझ गया, इसलिए धीरे से बोला, आपके मन में कोई बात है तो बताएं। वो चंद लम्हे खामोश रही, फिर होले से बोली, आज सुबह सरदार वीर सिंह जी का फोन आया था। कह रहा था कि मुझसे मिलना चाहता है। मैंने कहा शाम को आ जाओ। कहने लगा कि मैं फोन करके आऊंगा। कुलजीत कुंवर ने कहा, और अब तक उसका फोन नहीं आया होगा? जसपाल ने पूछा तो कुलजीत कुंवर ने इस बात में सर हिला दिया। लगता है निकदर में कोई ऐसी बात होगी। हरप्रीत ने कहा तो जसपाल बोला, वो आ जाएगा तो बता देगा। पहले सर खपाने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक बात है, जाओ पुत्र, जाकर आराम करो। इतना सफर करके आया है। कुलजीत कुंवर ने कहा तो जसपाल उठकर चल दिया। इस वक्त वो खुद थोड़ा सुकून चाहता था। डिनर के लिए जब वो सारे इकट्ठे हुए तो अनुजीत ने बताया, वीर सिंह आज निकदर में था। वहीं उसने अपनी पार्टी के लोगों के साथ काफी वक्त गुजारा। मुझे शायद उसके बारे में पता न चलता अगर मेरी इसके साथ मुलाकात न करवा दी गई होती। मुलाकात करवाई गई मतलब? जसपाल ने पूछा। मुझे आज पार्टी के लोगों ने बुलाया था। वो ये पूछना चाहते थे कि क्या मैंने विधान सभा का इलेक्शन लड़ना चाहता हूं और इस मामले में पूरी तरह संजीदा हूं। उसने कहा तो जसपाल ने सुकून से पूछा, तो फिर तुमने क्या कहा? वही जो हम फैसला कर चुके हैं। मैंने साफ कह दिया कि मैंने इलेक्शन लड़ना है और ये मेरा फैसला क्यों है ये भी बता दिया कि सरदार वीर सिंह ने ये फैसला दिया था। फिर पार्टी के लोगों के साथ हम बैठे और सरदार ने ये बात मानी और जो बकौल उनकी गलत फहमी हुई वो भी मान ली। उसे तफसील से कहा तो जसपाल बोला, मतलब तुम बात खत्म कर आए हो ना? जाहिर है फिर बात खत्म ही करना थी। अनुजीत ने कहा, क्या तुम्हारा दिल मानता है कि वो अब खामोश रहेंगे, हमारी हमायत या मुखालफत कुछ भी नहीं करेंगे? उसने सवाल किया। लगता नहीं है। इस वक्त तो वो वक्त को संभाल गए हैं। उन्हें शायद ये उम्मीद नहीं थी कि तुम्हारी इस कदर पार्टी में बात होगी। और अनुजीत ने कहना चाहा, लेकिन जसपाल इसकी बात काटते हुए बोला, आइंदा भी इन पर भरोसा मत करना। दोस्त और दुश्मन की पहचान करना सीख लो, वरना इसकी बड़ी कीमत अदा करना पड़ती है। तुम्हारे पास सिर्फ एक पैमाना होना चाहिए ये देखने के लिए कि मुनाफिक कौन है।
जिस वक्त तुम मुनाफिक को समझ जाओगे, दोस्त दुश्मन की पहचान भी आ जाएगी। अब इस मौजू पर चाहे बात ना हो, मगर इससे बहुत ज्यादा मोहतात रहना। अब जबकि तुम सियासत के मैदान में कदम रखने जा रहे हो, कदम कदम पर इम्तिहान होगा। मुनाफिक को पहचान रखने वाला इन इम्तिहानों से आसानी के साथ गुजर जाता है। ठीक है, मैं ये याद रखूंगा, अनुजीत ने गहरी संजीदगी से कहा। तो जसपाल उसे समझाने लगा कि अब आगे कैसे चलना है। डिनर के बाद अनुजीत बाहर निकल गया। जसपाल अपने कमरे में आ गया तो पीछे ही हरप्रीत आ गई। फिर वो थे और उनकी बातें थीं। नया पैराग्राफ। बर्फ में जमे हुए सांप में अगर हरकत नहीं हो तो इसका मतलब ये नहीं होता कि उसमें जहर खत्म हो गया है। ये एक बहुत पुरानी कहानी है, लेकिन ये कहानी आज भी इसी तरह ताजा है जिस तरह ये तब थी जब ये किसी ने सुनाई थी। दुश्मन वक्ती तौर पर अगर जमे हुए सांप की तरह हो जाए तो उसमें से जहर नहीं निकल जाता, जहर वैसा ही रहता है। नूर नगर में जोगी रामलाल और मलंग की मौजूदगी ये जाहिर कर चुकी थी कि राह की रसाई न जाने कब से वहां तक थी। बहुत पहले भी मैंने इस इलाके से बंदे पकड़े थे, पर अब अगर कर्नल सरफराज ने वहां से अम्मा और दूसरे लोगों को निकाला था तो उसकी जरूर कोई वजह रही होगी। जबकि मुझे इत्मीनान इस बात का था कि इशफाक चौधरी ने मुझसे कोई राब्ता नहीं किया था। नूरनगर से सब अच्छा ही की रिपोर्ट थी। उस वक्त मैं सुबह की मलजगी रोशनी में टेरेस पर खड़ा चाय पी रहा था। सोनी का घर कुछ इस तरह था कि सामने से आने वाली सड़क और उसके गेट तक आती थी, फिर दाएं और बाएं मुड़ जाती थी, बिल्कुल अंग्रेजी के हरफ टी की तरह। यहाँ टेरेस से सामने मेन रोड साफ दिखाई दे रही थी। मैं उधर ही देख रहा था कि एक लग्जरी वैन गेट पर आकर रुकी और इसमें से सब उतरने लगे। वो सारे आ गए। वानिता कुंवर ने मुझे देखकर हाथ हिलाया और फिर अंदर आ गई। मैंने सोचा चाय खत्म करके ही नीचे जाता हूँ। मैं वहां खड़ा रहा। मैं वहां से पलट कर जाने ही वाला था कि दो मोटरसाइकिल सवार सामने से आते हुए दिखाई दिए। ये मामूल था। सो मैं अपने कमरे में आया तो वानिता कंवर कमरे में आ चुकी थी। मुझे देखते ही बोली, सब आ गए और अपने कमरों में भी चले गए। वो बहुत थके हुए थे। आओ सो जाओ, नहीं तुम आराम करो, मुझे अब नींद नहीं आएगी। मैं वापस छत पर जा रहा हूँ, मैंने कहा और बाहर निकल आया। वानिता कुंवर मेरे बेड पर ही लेट गई थी। मैं दोबारा छत पर आ गया। मैं जैसे ही छत पर आया, मेरे सामने की रोड पर खड़े दोनों मोटरसाइकिल सवार मुझे देखकर एकदम से हरासा हो गए। वो मेरी तरफ देखने लगे थे, फिर ज्यादा देर वहां खड़े नहीं रह सके और फौरन ही निकल गए। मैं भी चौंक गया कि वो वहां क्यों खड़े थे और अब भाग भी गए हैं। मैंने ये भी अच्छी तरह देख लिया था कि इन दोनों मोटरसाइकिलों की नंबर प्लेट नहीं थी। बिलाशुबा वो मशकूक थे। उस वक्त मैंने दारे को फोन किया। वो भी जाग रहा था, सोया नहीं था। हाँ क्या बात है, चाय लाऊं? दारे ने पूछा तो मैंने कहा, सबको जगा दो और उन्हें कह दो कि मुख्तात हो जाए, मैं अभी आता हूं। शायद मेरे लहजे में कुछ ऐसा था कि उसने तेजी से कुछ पूछा था जिसे मैंने नहीं सुना। गेट पर सिक्योरिटी गार्ड के नाम पर एक ही आदमी था। मैंने उसको फोन करके अंदर की जानब हो जाने को कहा और फिर नीचे आ गया। जब तक मैं नीचे आया सभी ड्राइंग रूम में आ गए थे सिवाय वानिता कुंवर के। मैंने उन्हें अपनी शक के बारे में बताया तो सबसे पहले सलेमान ही ने कहा, हाँ, जब मैं वैन वाले को वापस भिजवा रहा था उस वक्त ही वहां दो बंदे एक मोटरसाइकिल पर आए थे। अगर ये सूरत हाल है तो हमें एक चक्कर इस इलाके का लगा लेना चाहिए। अगर कोई हमारी ताक में हुआ तो सामने आ जाएगा। जुनेद ने अपने दोनों पिस्टल शर्ट में रखते हुए कहा, हाँ, इंतजार करने से ज्यादा इलाके को देख लेना चाहिए, एहतियात ज्यादा बेहतर है। जोया ने कहा, चले ऐसा करते हैं, आज बाहर ही नाश्ता करते हैं। मैविश ने जोया की तरफ देखते हुए ही कहा था कि बाहर से सिक्योरिटी गार्ड ने ऊंची आवाज में बुलाया। सब तेजी से बाहर जाने लगे तो मैंने उन्हें रोक दिया। मैं देखता हूं, मैंने कहा और आगे बढ़ गया। क्या बात है, मैंने उसके करीब जाकर पूछा। उसने गेट की झुर्री में से बाहर की जानिब इशारा किया। मैंने बाहर देखा तो सामने सड़क पर एक स्याह रंग की 4 व्हील खड़ी थी। अगरचे वो गेट से काफी दूर थी, लेकिन इसके खड़े होने के अंदाज से ही शक जहन में लहरा गया। मैं उसे देख ही रहा था कि ऐसे में एक और 4 व्हील उनके पीछे आन खड़ी हुई। मेरे दिमाग में खतरे का अलार्म बज गया।
मैं पलटना ही चाहता था कि उसी लम्हे एक 4 व्हील गेट के पास आन रुकी। उसमें से 2 आदमी निकले। उनके हाथों में गन्ने थी। वो जिस वक्त तक गन्ने सीधी करके गेट की जानब मुड़े, उस वक्त तक मैं अपना पिस्टल निकाल लिया। उन्होंने जैसे ही गेट को हाथ लगाया, उसी वक्त वो यूं पलट कर गिरे जैसे उन्हें करंट लग गया हो। उसके साथ ही 4 व्हील की छत पर से गोलियां लगी। मैं एक पीछे मुड़कर देखा, छत पर बानीता कुंवर खड़ी थी। उसके दोनों हाथों में पिस्टल थे। मैं ओट में हो गया और झुर्री में से बाहर देखा। सामने वाली 4 व्हील तेजी से आगे बढ़ी। मैंने उसके टायरों का निशाना लिया तो उसके टायर एक धमाके से फट गए। अचानक ही उस 4 व्हील की छत खुली और उसमें से एक बंदा बाहर निकला। उसके हाथ में एक रॉकेट लॉन्चर था। वो बहुत खतरनाक था। उससे निकला हुआ फायर बम की तरह था। इससे पहले कि वो सीधा होकर फायर करता, मैंने इसके सर का निशाना लिया। वह फायर नहीं कर सका था कि इससे पहले ही वो लुढ़क गया। मैंने देखा कि जुनैद और अकबर न जाने कब छतों को फलांगते हुए उनके सरों पर जा पहुंचे थे। ये उन्होंने ही फायर किए थे कि वो छत में से गन सीधी ही नहीं कर सका था। मैंने गार्ड को अचानक गेट खोलने का इशारा किया। जोया और सलेमान अंदर वाले कमरे में खड़े थे। गेट खुलते ही गेट के साथ खड़ी 4 व्हील सामने आ जाती, लेकिन जैसे ही गेट खुला उस वक्त तक वो बैक गियर में वापस मुड़ चुकी थी। मैंने रिस्क लिया और उसका निशाना लेकर फायर कर दिया। सामने के दोनों टायर धमाके से फट गए, मगर वो रुके नहीं, यूं ही मुड़ते गए। उसी वक्त सामने एक ही 4 व्हील खड़ी थी जो उसके पीछे आई थी। वो न जाने कब की वापस पलट चुकी थी। फायरिंग से पूरा इलाका गूंज उठा था। सामने खड़ी 4 व्हील पर जुनैद और अकबर ने इतनी गोलियां चलाई थी कि उसमें आग भड़क उठी। जैसे ही आग का शोला बुलंद हुआ, वो 4 व्हील एक धमाके से फट गई। उस वक्त ये पता नहीं था कि कितने आदमी इसमें थे, जिंदा भी थे या वो लोग अपनी लाशें छोड़कर भाग गए थे। इसके साथ ही ये पार्ट अपने इख्तिताम को पहुंचा।